अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 206 ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 2। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेडिशनल थ्योरी की जो डिस्कशन थी वो स्टार्ट की थी, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में, जो ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर and where the value of firm is maximum and the cost of overall capital is minimum। यानी हमने कहा था कि इस थ्योरी में क्या होता है, एक पॉइंट पर पहुंचते हो, यानी एक टाइम आता है जब आपकी जो फर्म है उसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है और उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो उस क्या होती है, मिनिमम होती है। तो हम कहते हैं कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। So how return on equity or the required rate of return and the leverage is related to traditional theory। इस theory से related जो things हैं, यानी return on equity जिसे ROE या required rate of return और leverage किस तरह से relate करते हैं इस theory से। फर्स्टली हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है। इट इज़ द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स एंड दिस रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर इज़ एक्चुअली समथिंग विच इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज ऑफ द लेवरेज। क्योंकि हमने कहा था डेब्ट की जो परसेंटेज है वो लेवरेज कह सकते हो उसे, और जैसे जैसे आपके डेट की बात होगी तो क्या है, लेवरेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर रिटर्न यानी रिटर्न से रिलेट कर रहे हैं कि रिटर्न जो है शेयर होल्डर का वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसकी वजह से, लेवरेज की वजह से। क्योंकि डेट की परसेंटेज है वो डेट या इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न है शेयर होल्डर्स का वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। व्हेन वी टेक अ लोन एंड इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस एंड मोर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन दैट अमाउंट ऑफ लोन, देन दिस एक्सेसिव अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ इक्विटी होल्डर्स, हेंस द रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स एक्चुअली इंक्रीजेज। जब हम किसी से लोन लेते हैं और उसे अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो लोन की अमाउंट है वो और उस पर जो इंटरेस्ट है वो पे करने के बाद जब हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाती है, यानी उससे ज़्यादा अर्न करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, एडिशनल अमाउंट होती है, वो हमारे जो इक्विटी होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट में ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से उनका क्या है, रिटर्न जो है इक्विटी होल्डर्स का तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी उन्हें ज़्यादा शेयर मिलेगा इक्विटी होल्डर्स का, जो शेयर होल्डर्स हैं। देखो, ज़्यादा लोन, डेट की बात हो रही है, डेट लेते हो या लोन लेते हो, इसीलिए लेवरेज और डेट जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ डेट की बात हो रही है, यानी जितना ज़्यादा डेट होगा उतना लेवरेज बढ़ेगा। सो द रिटर्न ऑन एक्विटी इज़ डिपेंडेंट ऑन है यहाँ पर, इज़ डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग पावर ऑफ द फर्म और द बिजनेस। यानी कितनी अर्निंग पावर है, यानी जितना ज़्यादा अर्न करेगा उनका जो रिटर्न है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कम करेगा यानी नहीं करेगा तो उनको क्या है, रिटर्न कम मिलेगा। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ PAT बाय इक्विटी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, फाइनल फिगर होती है प्रॉफिट, जो कि डिडक्ट करके इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट, एक्सपेंसिव, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड टैक्सेस आउट ऑफ द रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू में से ये सारी थिंग्स जो हैं, वैल्यूज़ डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की होती है। और यहाँ पर इक्विटी क्या है, इक्विटी इज़ द टोटल अमाउंट और द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। यानी उनकी जो टोटल वैल्यू है जो उनके पास, वो क्या कहलाती है, हमारी इक्विटी कहलाती है। सो लेट्स सी द कॉस्ट और डेट एंड अर्निंग पावर। हमने बात की थी कि अर्निंग पावर जो होती है उस पर डिपेंडेंट होता है, तो उसकी कॉस्ट और डेट क्या होती है। द कॉस्ट और डेट एंड द अर्निंग पावर कंपनी शुड बी इन अ सर्टेन रिलेशनशिप दैट कॉस्ट और डेट शुड बी लेस दैन द अर्निंग पावर ऑफ अ कंपनी, देन ओनली फाइनेंशियल लिवरेज विल वर्क एंड इक्विटी होल्डर्स विल इंक्रीज देयर रिटर्न ड्यू टू दैट इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने कहा डेट से रिलेट है,
करता है, यानी परसेंटेज ऑफ डेट जो है लेवरेज होगा हमारा। और यहाँ पर कहा जा रहा है जो कॉस्ट है डेट की, क्योंकि जब भी आप किसी से डेट लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको रिटर्न देना होता है, यानी रिटर्न बेयर करते हो, यानी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। और वो हमेशा जो कंपनी की अर्निंग पावर है उससे कम होनी चाहिए। ये ना हो कि कंपनी 10,000 अर्न करती है तो 10,000 ही आपको डेट देना पड़े, या 11,000 आपका डेट हो, तो कंपनी के अर्निंग पावर जितनी है उससे डेट तो कम होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट यानी जो आपने रिटर्न दे रहे हैं वो कम होना चाहिए। तो इस जगह पर जो फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज़ होता है, और जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो अपना रिटर्न किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं, जो फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज़ होगा तो उनके जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डेट जब इंक्रीज़ होगा, परसेंटेज और डेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, जैसे कम होगा तो कम मिलेगा। सो वी कैन से दैट ऑल दिस थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस अजम्पशन दैट कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स लेस दैन और ओवरऑल अर्निंग पावर, यानी किसी भी कंपनी या फर्म की अर्निंग पावर से जो डेट की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ताकि लेवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी रिटर्न इक्विटी होल्डर्स को ज़्यादा मिले। So there are some general assumptions of these theories, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो बेसिक assumptions हैं उसके ज़रिए या इनको बेस करते हुए आप इन theories को build करते हो। assumption क्या होती है? Assumption are actually those things which we suppose that they will be remain fixed at certain level or method or certain percentage amount and they will not be affected by any other फैक्टर, यानी जिसे हम सपोज करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो एक सर्टेन लेवल पर फिक्स रहेंगी, यानी यहाँ फिक्स रहना है, इससे ज़्यादा ना बढ़ेंगी या ना कम होंगी, इवन कोई फैक्टर भी इन्हें अफेक्ट नहीं कर सकता। सम ऑफ दीज असम्पशंस आर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल होती हैं यानी हकीकत पसंद होती हैं, बट इन सम केसेस द असम्पशंस आर नॉट दैट प्रैक्टिकल, सो एट टाइम्स वी हैव टू रिमूव दोज असम्पशंस एंड सी दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट इफ़ दिस असम्पशन इज़ नॉट ट्रू। यानी आप क्या करते हो, जो प्रैक्टिकल नहीं होती, प्रैक्टिकल होते हैं, तो असम्पशन को आप रिमूव कर देते हो, देखते हो उनका इफेक्ट क्या होता है अगर वो रॉन्ग हो जाए, यानी ट्रू ना हो तो। सो लेट्स सी दिस असम्पशन। देयर आर 3 assumptions that we have to see here. The first one assumption is that the cost of debt should be less than, ये फर्स्ट assumption हमारे पास है, हम इसको करते हैं हाईलाइट, ठीक है। फर्स्ट assumption है ये, द कॉस्ट ऑफ डेट शुड बी लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने अभी बात की थी कि कॉस्ट और डेट की ये ना हो हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा और इक्विटी कम हो, यानी हमारे पास पैसे चीज़ें कम हैं और हमारा जो डेट है वो बढ़ जाए, और वी कैन से द इक्विटी हैज़ हायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देन द डेट। सेकेंड assumption is that we assume that there are no taxes। वैसे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल जो टैक्सेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर assume कर रहे हैं, यहाँ पर इन theories में, कि हम ऐसी वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हमें इन theories को अप्लाई करते हुए ये assume कर रहे हैं कि यहाँ पर टैक्सेस ना हो। And then it may be unrealistic assumption, but by the way this assumption is taking in the basic application of traditional theory or other theories, लेकिन ये unrealistic है but impractical है, but फिर भी बहरहाल हम इस assumption को यहाँ पर जब apply करेंगे इन theories को तो लेंगे, ठीक है। एंड फाइनली द थर्ड assumption is that the risk perception of investor does not change by the use of debt. So it is said the people as investor they do not consider that risk perception or the risk profile of an organization has changed then when the organization has borrowed more amount, यानी इनकी जो perception है रिस्क के बारे में वो चेंज नहीं होती, चाहे वो ज़्यादा लोन या डेट भी ले लें। So we can say that the traditional theory of capital structure, the value of firm is considered to be maximum with the minimum cost, and this is actually done with certain assumption, यानी ये जो ऊपर assumption है इनको consider करते हुए जब आप calculate करते हो तो इन theories के according क्या कहा जाता है कि firm की जो value है वो maximum मानी जाती है with minimum cost, यानी उसकी cost minimum होती है लेकिन value उसकी ज़्यादा होती है। So we can conclude our discussion that we can say that value firm in the traditional theory is dependent on the cost of capital, ठीक है। कॉस्ट अभी मैंने बताई, यानी डेट वगैरह के बारे में पढ़ा, लेवरेज के बारे में पढ़ा, रिटर्न और इक्विटी के बारे में पढ़ा, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन लेवरेज।
यानी आपका जो रिटर्न बढ़ेगा, डेट की जो इंक्रीज होगा तो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी क्योंकि रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। अप टिल सर्टेन पॉइंट दिस कॉस्ट रिड्यूसेस, आफ्टर विद देयर इज एन इंक्रीज। एक इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा, रिड्यूस होते होते ये इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली वी रीच टू एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी आपकी वैल्यू फर्म की ज़्यादा हो जाएगी और कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पर पहुंचाए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।